हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे थे। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है और इसके अंडर आपके 12 to 35 आर्टिकल्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके, इसके अंडर आपके दो आर्टिकल्स आते हैं 29 एंड 30। यही दो आर्टिकल आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 29 का टेक्स्ट क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी। आर्टिकल 29 जो है वो मिनॉरिटी जो सेक्शन है, मिनॉरिटी आपकी रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकती है, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं आपकी, या फिर लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, ओके। रिलीजियस मिनॉरिटी भी हो सकती है और लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी भी हो सकती है। तो इनके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात कौन करता है? आर्टिकल 29 करता है। जैसे अगर आप मिनॉरिटीज़ की बात करें तो मिनॉरिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन दैट इज़ लेस इन नंबर। ओके, टोटल पॉपुलेशन से उस कम्युनिटी की जो संख्या है वो बहुत कम है, उसको हम मिनॉरिटी कंसीडर करते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए, मुस्लिम हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी हो गया। ओके, रिलीजन के बेसिस पे है, इसको भी मिनॉरिटी कंसीडर करेंगे। अब क्रिश्चियनिटी हो गया आपका। ओके, पारसी हो गया। ओके, जैनिज़्म हो गया। ठीक है, सिख हो गया, सिख कम्युनिटी हो गई। सो ये जो सब कम्युनिटी हैं ये सब जो है हिंदू कम्युनिटी से जो है लेस नंबर में है, उनसे कम है, तो इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है? मिनॉरिटीज़ बोला जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो वो कौन सी है? ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू की है ना। तो हिंदू कम्युनिटी क्या है? हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आपकी मेजॉरिटी सेक्शन है। लेकिन ये सारी जो सेक्शन है आपकी, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, पारसी हो गया, सिख हो गया, सो ये सारी क्या है? आपकी मिनॉरिटी सेक्शंस हैं। ओके, समझ आई। और लैंग्विस्टिक की बात कर लूँ, अगर लैंग्विस्टिक की बात करूँ तो लैंग्वेज अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी में जो बोली जाने वाली हमारी भाषा है वो कौन सी है? आपकी हिंदी। और इंग्लिश जो है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश। ओके, और देखिए मिनॉरिटी लैंग्वेज पे जो मिनॉरिटीज़ होंगी, जैसे आप बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है हर एक स्टेट्स में बोली जाती है। आपको पता है कि फर्स्ट हमारी जो स्टेट बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पे, वो थी आपकी आंध्र प्रदेश, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे भी जो है स्टेट बनी गई हैं। जैसे मान लीजिए कन्नड़ लैंग्वेज है, वो कर्नाटका में बोली जाती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं बोली जाती है ना। तो अगर तो वो कौन सी होगी? लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी के ऊपर बेस होगी, वो उसको बोलेंगे हम लोग लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी। जो लैंग्वेज के ऊपर बेस होंगी उनको हम बोलेंगे लैंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ओके, अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चरल और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब देखिए आर्टिकल 29 क्लॉज 1 बोल लीजिए, जब प्रोविजन 1 बोल लीजिए, ये क्या कहता है? ये फर्स्ट प्रोविजन है इसका। ये क्या कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ऊपर हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ये मिनॉरिटीज़ की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है? एनी सेक्शन लिखा है। एनी सेक्शन में तो फिर सिर्फ मिनॉरिटीज़ इंक्लूड नहीं होगी, इसमें तो मेजोरिटी भी आएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ठीक है, उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, उनके पास राइट है कि वो जो क्या कर सकते हैं? उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, चाहे इंडिया में कोई भी सेक्शन के सिटीजन है। ये आर्टिकल 29 का फर्स्ट प्रोविजन बोलता है। ओके, अब देखिए सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट or receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, कास्ट और लैंग्वेज। आर्टिकल 29 का क्लॉज बी क्या बोलता है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। उसे एक सिटीज़न को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसको जो है एथोराइज़ कौन कर रहा है, कोई मेजॉरिटी सेक्शन जो है उसको एथोराइज़ कर रही है। तो ये मान लीजिए ये मिनॉरिटी सेक्शन का कोई पर्सन आता है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। तो ये मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी जो एथोराइज कर रही है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये इस पर्सन को इस बात के लिए डिनाई नहीं कर सकते कि ये मिनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या इसको जो है अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है हम इसे जो है एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जाता है तो इसको जो है आप आर्टिकल 29 का वायलेशन कहेंगे। ओके, ये बात क्या करती है, आर्टिकल 29 का वायलेशन करती है, उसे वायलेट करती है। ओके, ये आपका कहता है क्लास आर्टिकल 29 का प्रोविजन सेकेंड। ओके, अब देखिए, द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ग्रुप वाइल द सेकेंड प्रोविजन ग्रांट इज द राइट ऑफ सिटीजन एज एन इंडिविजुअल इरिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग। देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, एनी सेक्शन में सिर्फ मिनॉरिटीज़ की बात नहीं आती, एनी सेक्शन में आपकी मेजॉरिटी भी आएंगी और क्या आएगा आपका, मिनॉरिटीज़ भी आएगी। ओके, दोनों जो है इसमें इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि सिर्फ मिनॉरिटी ही अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट को जो है कंजर्व करके रख सकती है, तो मिनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी नहीं कर सकती। यहाँ पे एनी सेक्शन की बात करी और यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट प्रोविजन है वो प्रोटेक्ट करता है राइट, किनके राइट, राइट ऑफ ए ग्रुप वाइल द ग्रुप मतलब हर एक सेक्शन की जो है वो राइट को प्रोटेक्ट करता है। वाइल द सेकेंड प्रोविजन ग्रांट्स द राइट ऑफ अ सिटीजन एज एन इंडिविजुअल। लेकिन जो सेकेंड प्रोविजन है वो किसकी बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल सिटीजन की बात कर रहा है, वो ग्रुप की बात नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, चाहे वो किसी भी जो है कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सिर्फ जो है एक सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आपका आर्टिकल 29 का प्रोविजन सेकेंड। ओके, अब देखिए आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस मिनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी। अब ये भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो है मिनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, या तो रिलीजन के बेसिस पे मिलेंगी या लैंग्वेज के बेसिस पे मिलेंगी। तो आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है दोनों को, चाहे वो रिलीजियस मिनॉरिटी हो या फिर वो आपकी लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी हो। ओके, अब देखिए, हाउ एवर द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली restricted to minority only as it is commonly assumed to be. This is because of the use of word section of the citizen in the article that include minority as well as majority। यही मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो आर्टिकल 29 है इसका स्कोप जो है सिर्फ मिनॉरिटीज़ को ही नहीं प्रोवाइडेड है, सिर्फ मिनॉरिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, बट ये जो है सेक्शन ऑफ सिटीज़न जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, देखिए यहाँ ऊपर ही हमने पढ़ा था सेक्शन ऑफ सिटीज़न, सेक्शन ऑफ सिटीज़न में मिनॉरिटीज़ भी आएंगी और आपकी मेजॉरिटीज़ भी आएंगी। तो आर्टिकल 29 जो है उसका क्लॉज 1 जो है वो आपके मेजॉरिटी एज वेल एज मिनॉरिटी दोनों के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको कंजर्व करने की बात करता है। ओके, सो ये था। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजुटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। अब देखिए अब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक पर्सन के पास राइट है, ठीक है, वो कंजर्व कर सकता है लैंग्वेज, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए क्या क्या उसके पास राइट है। मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज है, जैसे बहुत सारी जो है लैंग्वेज कुछ ऐसी होती हैं, जैसे मगधी लैंग्वेज। अभी मैंने एक, जिसने मेरा करंट देखा होगा, करंट अफेयर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी, तो उसमें जो है मगधी लैंग्वेज का एक बुक लिखी गई था, एक नॉवल लिखा गया था, तो उसको जो है अभी अभय के जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मैं उस वक्त ही आपको बोल रही थी कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती रहती है कि मगधी जो लैंग्वेज है उसको 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर देना चाहिए, जिसमें आपकी 22 जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूडेड है। तो इसको भी जो है बार बार इस पे जो है बात चलती है कि जो मगधी लैंग्वेज है उसको जो है 8 शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए। उसकी बात चलती है, बट चलती ही है अभी, उसको ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं गया कि मगधी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का।
पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ आए। अब देखिए, अगर जो मगधी भाषा बोलने वाले, मगधी ज़्यादातर जो है वो वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और आपको यूपी में जो है लोग बोलते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो देखिए, एक सेकेंड। तो उस लैंग्वेज को अगर लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उसको जो है प्रोटेक्शन मिले, उसको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, ठीक है? तो लोगों के पास क्या क्या राइट है, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, लोगों के पास क्या क्या राइट है कि अपनी लैंग्वेज को वो कंजर्व कर सके। उनके पास राइट है टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजिटेशन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं। पिकेटिंग का मतलब भी मैंने बताया था, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। बट करना कैसे है? पीसफुली करना है, उससे कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री में किसी तरह का, जो है हमारी कंट्री पे जो है उसकी सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी पे किसी तरह का जो है कोई हार्म नहीं आना चाहिए। आप जो है पीसफुली जो है एजिटेशन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है? ओके, ओके। सो अभी उसके साथ वो देखिए, हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेस आर प्रोमिसेस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए सेक्शन ऑफ द सिटीजन डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब देखिए, दूसरी बात इसमें क्या बोला गया कि अगर जो है ये बात है, अगर एक जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, अभी इलेक्शन चल रही है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है इस बात पे लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर कोई रिलीजन के बेसिस पे अगर आपसे वोट मांग रहा है, तो उसको जो है उसकी लीडरशिप से क्या किया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है, आप देखते हो जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, बहुत सारी जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है प्रोमिस करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि प्रोमिस करते हैं बहुत सारी जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वोट बैंकिंग के लिए, ठीक है? तो देखिए, पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो स्पीच देता है या प्रॉमिस करता है आपकी किसी सेक्शन की लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, तो डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस, उसको जो है किसी भी तरह की जो है करप्ट प्रैक्टिस में जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये किसके अंडर कहा गया है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या कहा गया है? इसको आरपीए भी बोला जाता है, 1951, ठीक है? अब देखो, आरपीए की जो है पहले आरपीए 1950 आया था, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें जो है अधूरी थी, तो इसलिए जो है आरपीए एक्ट 1951 लाया गया। अब ये आरपीए एक्ट जो है 1951 क्या कहता है, इसमें जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को क्या है ये आरपीए एक्ट 1951। इसमें जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, बहुत सारी जो है इलेक्शन कैसे होंगे उसके बारे में बहुत सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं। जैसे जो है आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो है सीट कैसे एलोकेट करनी है, ये आपको आरपीआई 1951 बताता है। या फिर ये बताता है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसी, मतलब कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि एक एरिया है उसकी डिवीज़न कैसे करनी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे बांटना है, ठीक है? डीलिमिटेशन के बारे में बात करता है, ठीक है? अब एक जो है वोटर्स जो है उसको रजिस्टर कैसे करना है, क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन जो पॉलिटिकल लीडर है वो कैसे होगी, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, सो इलेक्शन की नोटिफिकेशन कैसे होगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो है वो कैसी होगी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन की, या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इलेक्शन कंडक्ट कैसे कराई जाएंगी, ठीक है? और भी बहुत तरह की, जैसे कोई करप्शन प्रैक्टिसेस हो रही है इलेक्शंस में, वो सब चीज़ों के साथ जो है डील करता है आरपीए एक्ट 1951, ठीक है? ठीक है, तो आरपीआई 1951 में करप्शन एंड प्रैक्टिसेस जो है इलेक्टोरल ऑफिसेज की, ठीक है, तो इसके लिए जो है रोकता है, ठीक है? अगर कोई, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आपसे रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे वोट मांग रही है, तो उसको जो है आरपीआई एक्ट 1951 के अंडर जो है उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि ये जो है
एक तरह का इसको ऑफेंस माना जाएगा। आरपीए एक्ट 1951 में इसको एक तरह का करप्शन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉमिस करता है, पॉलिटिकल लीडर कोई प्रॉमिस कर रहा है आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, आपकी लैंग्वेज को, किसी सेक्शन की लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए प्रॉमिस करता है, जो स्पीच देता है अपनी कंपेनिंग के दौरान, तो उसको जो है ये करप्शन की प्रैक्टिस में जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा अंडर आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 29। आई होप आपको आर्टिकल 29 का अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। जिसको भी कोई डाउट होगा तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में इसके रिलेटेड पूछ सकता है। अब देखिए आर्टिकल 29 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या करता है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ मिनोरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 जो है वो मिनॉरिटीज़ जो सेक्शन है आपकी, उनको राइट देता है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो बना सकते हैं और उसको जो है खुद जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो देखिए आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू मिनॉरिटी वेदर रिलीजियस आर लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी। आर्टिकल 30 जो है कुछ राइट्स जो है मिनॉरिटीज़ को देता है, चाहे वो रिलीजियस मिनॉरिटी हो या लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी हो। ओके, सो देखिए all minority shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, ठीक है। अब all minorities, सभी minorities जो है, चाहे रिलीजियस हैं चाहे लैंग्विस्टिक मिनोरिटी है, उनको जो है राइट है उनके पास कि वो एस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, बट ऐसा जो है फुली ये एब्सोल्यूट नहीं है ऐसा कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है। इसमें कुछ जो है बहुत सारे जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फुली जो है उनको पावर नहीं देगी है कि भाई तुम लोग तानाशाही से कुछ भी जो है खुद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो देखिए द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट restrict or abrogate the right granted to them. This provision was added by the 44th Amendment Act of 1978 to protect the right of minority in this regard. The act delete the right to property as a fundamental right, Article 31। अब देखिए क्या कहता है एक सेकेंड, देखिए अब क्या कहता है। द कंपनसेशन अमाउंट के बारे में बात करता है, एक सेकेंड वेट। अब देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि कंपनसेशन की बात कर रहा है। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, देखिए ये कोई मिनॉरिटी सेक्शन ने कोई यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना कोई जो है बनाया था। ओके, अब देखिए कोई गवर्नमेंट ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाती, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट लाती है कि मान लीजिए कोई रोड का ही प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे बन रहा है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे लोगों की जो लैंड है उस प्रोजेक्ट के अंडर आ रही थी, तो गवर्नमेंट जो है उनसे वो लैंड एक्योर करता है और उनको कुछ कंपनसेशन देता है, ठीक है। तो उनको जो है किसी को थोड़ी जो है कंपनसेशन दिया जाता है। तो अभी ये भी जो आपने सेकंड वाला अभी पढ़ रही हो, इसमें यही है कि मान लीजिए यहाँ पे मिनॉरिटी कोई सेक्शन है, उनका जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट जो है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और वो प्रोजेक्ट जो है के अंदर जो है ये जो आपका ये जो मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये अंदर आ रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है इसको एक्योर करे, गवर्नमेंट के पास राइट है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है वो इस प्रॉपर्टी को एक्योर कर ले। ओके, गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास, एक सेकंड वेट कीजिए। अब देखिए स्टेट के पास जो है वो राइट है कि इस प्रॉपर्टी को, वो मिनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको एक्योर करने का स्टेट के पास पूरा राइट है, उसके पास पूरे अधिकार है। बट उसको जो है इस प्रॉपर्टी के लिए जो मिनॉरिटी सेक्शन है इसको क्या करना होगा, कंपनसेशन करना होगा इसको, ठीक है।
और जो फिक्स्ड कंपोजिशन कंपनसेशन होगी इसे प्रोवाइड करना होगा। जहाँ तो यहाँ से अभी देखो ये इन्होंने एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाया था, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इसको तोड़ फोड़ करें तो इनको कुछ कंपनसेशन तो देना होगा। जहाँ तो स्टेट क्या करेगी, इसको कहीं और शिफ्ट कराएगी, जहाँ इनको कोई लैंड देगी जहाँ पे ये जो है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है फिर से मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो स्टेट को बोल रहा है कि स्टेट जो है किसी तरह का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कि ये भाई मिनॉरिटी का है, कंपनसेशन देने में इनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकती कि ये मिनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है, हम इसको कंपनसेशन या कम देंगे या नहीं देंगे, इस तरह का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके साथ नहीं कर सकती है। ये बोलता है आपका प्रोविजन बी। ओके, और देखिए इसके साथ एक चीज़ और है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में। ओके, ओरिजिनली आपके कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। 7 फंडामेंटल राइट्स थे आपके, ठीक है। और आपका एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 के साथ डील करता था। ओके, 31 के साथ जो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी डील करता था, और ये आपका 6th राइट था, ठीक है। लेकिन 1978 में जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और इस आर्टिकल 31 को जो है फंडामेंटल राइट में से डिलीट कर दिया गया और इसको जो है पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ओके, ओके, सो इसको जो है आपके फंडामेंटल राइट से डिलीट करके पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया, ठीक है। और इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ओके, ओके, तो यही बोल रहा है इसमें, राइट ऑफ मिनॉरिटी इन दिस रिगार्ड द एक्ट डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 जो है इसको डिलीट कर दिया गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए सी प्रोविजन क्या बोलता है, इन ग्रांटिंग एड। अब देखिए स्टेट्स जो है फंड्स देती है, हेल्प करती है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की गवर्नमेंट। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द मिनॉरिटी। अब देखिए स्टेट ये प्रोविजन क्या बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कि गवर्नमेंट जो है किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मिनॉरिटी ने बनाया है उनको एड्स देने में, उनको फंड प्रोवाइड करवाने में। ये बात बोलता है कि अगर आपको फंड देना है तो भाई उसको इक्वली दो, सबको एक जैसा ही बांटो। किसी को ऐसा नहीं कि आप मेजॉरिटी को ज़्यादा दे रहे हो तो मिनॉरिटी को आप कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली जो है आप फंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, इक्वली जो है एड जो है प्रोवाइड करवाइए, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हो या फिर वो मेजॉरिटीज़ हो। ओके, अब देखिए दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू मिनॉरिटी। अब देखिए जो आर्टिकल 30 है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ किनको देता है, मिनॉरिटीज़ को देता है। मिनॉरिटी कौन सी, लैंग्विस्टिक मिनॉरिटी और रिलीजियस मिनॉरिटी, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिस्टम। और ये जो है सभी सेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ मिनॉरिटीज़ की बात करता है आपका आर्टिकल 30। पर जो आपका आर्टिकल 29 है वो किसकी बात करता है, ऑल सेक्शन की जो है बात करता है, ठीक है। हाउ एवर द टर्म मिनॉरिटी हैज़ नॉट बीन क्वालिफाइड एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट डिफाइंड एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये आर्टिकल दोनों जो है मिनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, या सिर्फ यहाँ पे ही जो है आपको आर्टिकल्स में जो है मिनॉरिटीज़ की बात दिखाई दे रही है, और कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है मिनॉरिटी का जिक्र तक नहीं है। ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 30 में जो है ये भी चीज़ जो है ये बता रहा है, ठीक है। The right under Article 30 also include the right of minority to impart education to its children in its own language। अब देखिए आर्टिकल 30 जो है एक राइट और देता है मिनॉरिटीज़ को, कि मिनॉरिटीज़ आपको देखें ज़्यादा रिलीजियस बेस पे बनती है या लैंग्वेज बेस पे बनती है। अब देखो उनको ये भी राइट दिया गया है कि वो अपने बच्चों को जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी जो उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसके जो है उसमें भी जो है वो अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी अधिकार जो है आर्टिकल 30 उनको देता है, ठीक है। मिनॉरिटी एजुकेशंस आर ऑफ 3 टाइप। अब देखिए अब अगर आप मेजॉरिटी एजुकेशन देखोगे ना, मिनॉरिटी एजुकेशन जैसे हम लोगों ने आर्टिकल उसमें भी पढ़ा था 28 में भी पढ़ा था कि
क्या पढ़ा था रिलीजियस के बारे में, कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है किस किस तरह के होंगे। उनमें भी हमने 2-3 टाइप पढ़ी थी, कि एक जो स्टेट ने रिकॉग्नाइजेशन किया हुआ, इसी तरह से अब मिनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे वो भी 3 तरह के आपको दिखाई देंगे। इंस्टीट्यूशन दैट सिक्स रिकॉग्नाइजेशन एज वेल एज एड्स फ्रॉम द स्टेट, एक ऐसे मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनको जो है स्टेट ने रिकॉग्नाइज्ड भी किया है, और उनको जो है स्टेट से जो है फंड्स भी मिल रहा है, एड्स भी मिल रही है, हेल्प भी मिल रही है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट को कहती है हमें रिकॉग्नाइजेशन भी दो और हमारी हेल्प भी करो, हमें एड्स भी दो। ओके। और दूसरी देखिए, इंस्टीट्यूशन दैट सिक्स ओनली रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड्स। अब दूसरी तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सिर्फ जो है स्टेट से क्या मांगते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मांगते हैं, और स्टेट से किसी तरह का कोई एड नहीं मांगते, हेल्प नहीं मांगते हैं। रिकॉग्नाइजेशन मतलब जैसे आपने बहुत सारे जो है क्रिश्चियनिटी स्कूल हमारे यहाँ मिशनरी स्कूल देखे हुए, कॉन्वेंट स्कूल देखते हैं ना आप लोग, तो उन्होंने देख कौन सा, जहाँ तो जेके बोर्ड का जो है रिकॉग्नाइजेशन लिया होता है, ठीक है, जहाँ फिर सीबीएसई का रिकॉग्नाइजेशन लिया होता है ना। तो ये है स्टेट में उनका रिकॉग्नाइजेशन, वो स्टेट से बोलते हैं कि हमें यहाँ का रिकॉग्नाइजेशन दे दीजिए आप लोग, हम अपने इंस्टीट्यूशन में इस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो किसी तरह का कोई एड जो है वो हेल्प जो है वो नहीं लेते। दूसरा ये स्कूल हो गया। तीसरे इंस्टीट्यूशन हो गए दैट नाइदर सीक रिकॉग्नाइजेशन नॉट एड फ्रॉम द स्टेट। अब तीसरे तरह के कौन से हो गए, वो इंस्टीट्यूशन जो कहते हैं कि भाई ना तो हमें आपकी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, ना हमें आपकी किसी तरह का कोई एड्स चाहिए, हम जो है खुद ही जो है अपने तरीके से जो है अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके। अब देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आर सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद रिगार्ड टू द सिलेबस, प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटेशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। अब देखिए जो आर्टिकल जो आपने फर्स्ट टू प्रोविजन पढ़े, उन फर्स्ट टू प्रोविजन में आपने क्या देखा, उन जो फर्स्ट टू प्रोविजन में आपने क्या देखा कि एक तो रिकॉग्नाइजेशन भी पूरा स्टेट से मांगता है वो मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और एड्स भी मांगता है। और दूसरे तरह के देखिए सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन मांगता है, एड्स नहीं मांगता है। इन दोनों में जो है इनके ऊपर जो है स्टेट की जो है पावर रहेगी, स्टेट के पास स्टेट की जो रूल्स रेगुलेशन होंगे इनको फॉलो करने होंगे। जैसे स्टेट जो है इनको बता सकता है कि भाई आपका सिलेबस कैसा होगा, आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसे होगा, आपका सैनिटेशन कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे आप रखेंगे, टीचिंग स्टाफ आप कैसे जो है लेंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है इन दोनों इंस्टीट्यूशन में क्या करेगा, स्टेट यहाँ पे इंटरवीन करेगा, स्टेट यहाँ पे इनको जो है गाइडेंस देगा। ओके। अब देखिए, ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप्स आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर बट सब्जेक्टेड टू ऑपरेट ऑफ जनरल लॉ। अब जो थर्ड तरह के इंस्टीट्यूशन था वो कहता ना हमें रिकॉग्नाइजेशन चाहिए आपका, ना हम लोगों को किसी तरह का हेल्प चाहिए, एड्स चाहिए। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है उनको पूरी आज़ादी है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने अफेयर अपने तरीके से, बट सब्जेक्ट टू ऑपरेट ऑफ जनरल लॉ। सब्जेक्ट मतलब ओबे करना, ठीक है, बट उनको क्या करना होगा, कुछ जनरल जो लॉ बनाए गए हैं एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक स्टेट में जो है ये जो लॉ बनाए गए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं, कुछ लेबर लॉ होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल टैक्स लॉ होते हैं, इकोनॉमिक रेगुलेशन होते हैं, या एंड सो ऑन। ये सारे लॉ जो है उनको फॉलो करना है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो थर्ड टाइप का इंस्टीट्यूशन है ना, ये पूरा प्राइवेट की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है ना कोई, उसी की तरह आपको ये देखने को मिल रहा है। एज ए प्राइवेट कंपनी की तरह ये वर्क करेगा। लेकिन आप ये तो जानते हैं ना वहाँ पे स्टेट का भी रोल होता है, टैक्स भी उनका लिया जाता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, उनके ऊपर भी जो है लेबर लॉज जो है एप्लीकेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल होते हैं, इन्वायरमेंटल कुछ रिलेटेड जो है उनके ऊपर जो एग्रीमेंट है वो भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये था आपका आर्टिकल 30, ठीक है, जो मैंने पूरी तरह से जो है कोशिश किया है आप लोगों के साथ इनको जो है एक्सप्लेन करने का। आर्टिकल 30 जो है आर्टिकल 30 में जो आपने देखा थर्ड तरह का स्कूल, ये एक तरह का उनको पूरी तरह से मतलब फ्रीडम तो देता है कि अपने अफेयर्स जो है
वो मेंटेन खुद करें, उनके डिसीजंस खुद लें, लेकिन ये जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है किसी तरह का कोई जो है उनको राइट नहीं देता है, ठीक है। उनका जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके पास पूरा अधिकार नहीं, ऐसी जो राइट नहीं है उनके पास कि वो अपनी मर्जी से जो है आर्बिट्ररी जो है कोई इसी तरह का जो है अपना अपने इंस्टीट्यूशन को जो है मेंटेन करें या फिर उसको एडमिनिस्टर करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर आर्टिकल 29 एंड 30। मैंने पूरा ट्राई किया है कि हर एक चीज़ जो है इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। और कल जो है संडे है, तो कल रिवीजन टेस्ट होगा आपका। सो जो भी जितना हमने पढ़ा है इसके रिलेटेड आपके MCQs आ जाएंगे। अभी हमारे सिर्फ आर्टिकल जो है आपका 32 आर्टिकल रहता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्टिकल है आपका। ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे आपका 32, 33, 34 एंड 35, ये तीनों आर्टिकल मैं एक ही साथ डिस्कस कर लूँगी। लेकिन 32 में जो है कुछ रीड्स हैं, तो इसमें जो है टाइम लगेगा, इसको एक दिन में मैं कंप्लीट करूँगी। ये अकेला ही आर्टिकल जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी जो व्यूज़ हैं अपने कोई ओपिनियन आप देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और टेलीग्राम को प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी जो है आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनका PDF जो है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, बाय।